हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका एक और वीडियो में, एक और आपके फार्माकोलॉजी के लेक्चर में। आज हम बात करेंगे एंटीबायोटिक में क्लोरमफेनिकाल के बारे में और इससे रिलेटेड कितने भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं आपके आने आने आरआरबी एग्जाम में, और ड्रग इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी डिक्लेयर हुई यूपीएससी की, और पूरे इंडिया में जो भी एम्स वगैरह के फार्मासिस्ट एग्जाम होते हैं, सब में ये लेक्चर आप रेफर कर सकते हैं, क्योंकि लेवल जो है वो उसी के लेवल का रखा गया है। तो बात करेंगे हम लोग क्लोरमफेनिकाल। हमने लास्ट क्लास में टेट्रासाइक्लिन की बात की थी। टेट्रासाइक्लिन से मिलता जुलता है क्लोरमफेनिकॉल। ये भी बैक्टीरियोस्टैटिक इन नेचर होता है, ये भी राइबोसोम को इनहिबिट करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक करता है। लेकिन टेट्रासाइक्लिन 30S को बाइंड करता था, या 50S को बाइंड करता है, और दोनों में कुछ डिफरेंस है। उसको समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। पहले बात कर लेते हैं क्लोरमफेनिकाल की थोड़ी सी डिस्कवरी के बारे में। सबसे पहले इसको 1947 में, भारत के लोग तो इसको नहीं भूलेंगे डेट को, 1947 उनके लिए बहुत खास डेट है और बहुत ही खास साल है। तो उसमें ये बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोमाइसीस वेनेजुएला से प्राप्त किया गया था। स्ट्रेप्टोमाइसीस वेनेजुएला, और वेनेजुएला आज भी आजकल भी बहुत फेमस है। आपको मालूम चल गया होगा ये किस कंट्री में डिस्कवर किया गया था। जी हाँ, वेनेजुएला में डिस्कवर किया गया था, और वेनेजुएला भी आजकल न्यूज में बना हुआ है अमेरिका और वेनेजुएला के चक्कर में। ठीक है, 1947 की बात है। पूरी तरह से सिंथेटिक है। पहले इसको हम लोग प्राप्त करते थे बैक्टीरिया से, स्क्रेड करते थे। अब इसको पूरी तरह से सिंथेटिक लैब में बनाया जा रहा है। येलो व्हाइट कलर के इसके क्रिस्टल होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होता है। एक्वा सोल्यूशन में ये स्टेबल है, यानी इसको ये ऐसा नहीं है कि ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, और इसके अलावा बॉयल करने पर भी ये स्टेबल बना रहता है। ऐसा नहीं कि बॉयल करने पर ये डीनेचर्ड हो जा रहा है। लाइट सेंसिटिव है, थोड़ा सा फोटो सेंसिटिव है। लाइट के कंपेयर कांटेक्ट पे रखने पर ये डिग्रेड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। और इसके अंदर सबसे खास जो स्ट्रक्चर है वो है नाइट्रोबेंजीन मोइटी, जो इसके एंटीबैक्टीरियल एक्शन और बिटर टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी इसका जो नाइट्रोबेंजीन वाला मोइटी है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये जो आप रिंग देख रहे हैं नाइट्रोबेंजीन वाला रिंग, यही सबसे इंपॉर्टेंट है इसके एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए, और इसी की वजह से इसका टेस्ट भी थोड़ा सा कड़वा होता है। मैकेनिज्म की बात कर लें, 2 पॉइंट आपको याद रखना है, बैक्टीरियोस्टैटिक है ना कि साइडल, और दूसरा ये भी राइबोसोम को बाइंड करता है, राइबोसोम के 50S में। टेट्रासाइक्लिन से डिफरेंट क्या हो गया, वो 30 था, ये 50 है। कंपेयर करके याद करोगे, लंबे समय तक याद रहेगा। राइबोसोम यूनिट को ब्लॉक करेगा, इसके मतलब कि प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट करेगा, और बैक्टीरिया की नंबर्स को बढ़ने से रोकेगा, बैक्टीरिया को किल करेगा। बेसिक थोड़ा सा मैकेनिज्म और डिटेल में पढ़ते हैं, तो यहां पे ये पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम को ब्लॉक करता है। ये क्या करते हैं पेप्टाइड ट्रांसफरेज, ये पेप्टाइड्स के अमीनो एसिड के सीक्वेंस को आपस में जोड़ करके एक प्रोटीन बनाते हैं। तो जो बनाने वाला जो एंजाइम है बीच में पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज, इसको ब्लॉक करता है 50S यूनिट्स बाइंड करके, और इसलिए पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन ही नहीं होता। आपको पता है कई सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, और बीच में बनता है पेप्टाइड बॉन्ड। ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता है पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम के द्वारा। तो जब पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम को ब्लॉक करेगा तो ये पेप्टाइड बॉन्ड ही नहीं बनेगा, तो प्रोटीन ही नहीं बनेगा। इसमें ये टीआरएनए के अटैचमेंट को ब्लॉक नहीं करता। मैंने कहा ना कंपेयर करके पढ़ना है। इससे पहले जो हमने टेट्रासाइक्लिन पढ़ा था वो टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए का जो काम होता था, अमीनो एसिड को ला करके रखना, वो ट्रांसफर को ब्लॉक करता था। ये ट्रांसफर को ब्लॉक नहीं कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड फॉर्मेशन को ब्लॉक कर रहा है। हाई डोज देने पर ये माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन को सिंथेसिस को भी ब्लॉक करता है। एक खास दिक्कत यह है कि टेट्रासाइक्लिन आपने देखा था कि वो बैक्टीरिया सेंसिटिव था, ह्यूमन सेंसिटिव नहीं था। लेकिन ये ह्यूमंस में भी अगर क्लोरमफेनिकॉल का डोज आपने बढ़ा दिया, ज्यादा डोज दे दिया मेरे भाई, तो ये हमारे माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन सिंथेसिस को भी इनहिबिट करेगा। बैक्टीरिया के सिंथेसिस को तो रोक रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस को, ये हमारे बॉडी में भी प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक करेगा, जिसके कारण बोन मैरो सेल में हाईली ससेप्टेबल हो जाता है। इंसान के बोन मैरो में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। अब एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम की बात करें भाई साहब, तो ये भी बिल्कुल टेट्रासाइक्लिन की तरह ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं, जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों पे इफेक्ट करता है। ये कोकस और बैसिलिस दोनों प्रकार के बैक्टीरिया को किल करता है, कोकाई को भी और बैसिलस को भी। जहां तक बात करें एच इन्फ्लुएंजा, एच मेनिंजाइटिस, ये 2 खास बैक्टीरिया है जिसको ये किल करता है। इसके अलावा एनारोबिक बैक्टीरिया में बैक्टीरियोइड्स फ्रेगाइल्स के साथ भी ये इफेक्टिव है।
बैक्टीरियोइड्स फ्रेगाइल के साथ भी इफेक्टिव है। रिकेट्सिया और माइकोप्लाज्मा के केस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, काफी इफेक्टिव है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया के खास पे, जैसे कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जिनके खिलाफ ये कम इफेक्टिव है। कौन कौन से ग्राम पॉजिटिव? कोकाई, स्पाइरोचेट्स और क्लेमाइडा। इन 3 केसेस में इसका असर कम देखा गया है। वहीं माइकोबैक्टीरिया के साथ भी, स्यूडोमोनास के साथ भी, और प्रोटियस के साथ और वायरस फंगस के साथ तो ये बिल्कुल काम करेगा नहीं, क्योंकि एंटीबैक्टीरियल है, तो ये वायरस फंगस से बिल्कुल काम नहीं करता। माइकोबैक्टीरिया, स्यूडोमोनास, प्रोटियस के केस में भी ये काम नहीं करता। एंट अमीबा जो आपका होता है, एंटी प्रोटोजोअल ड्रग जो होते काम आते हैं, प्लाज्मोडियम, यानी ये प्रोटोजोआ पे भी काम नहीं करता। प्रोटोजोआ फंगस वायरस पे बिल्कुल काम नहीं करेगा, सिर्फ बैक्टीरिया पे काम करता है। ये आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम इसके रेजिस्टेंस की बात कर ले। जैसे हमने देखा था कि टेट्रासाइक्लिन, क्या जितने भी एंटीबायोटिक हमने अब तक पढ़े, सबके साथ एक खास दिक्कत है रेजिस्टेंस पैदा करना। इसीलिए कहते हैं एंटीबायोटिक जब भी इस्तेमाल करिए, प्रॉपर आप उसका कोर्स पूरा करिए। आप बीच में आराम मिल गया, ठीक हो गया, दवाई बंद मत करिए, क्योंकि कोर्स पूरा नहीं करने पर बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप करता है। कई सारे कारण होते हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्लोरोमफेनिकॉल रेजिस्टेंस किस तरह पैदा करता है। तो इसके साथ सबसे खास बात है ये आर प्लाज्मिड मीडिएटेड क्लोरोमफेनिकॉल एसिल ट्रांसफरेज। इनका जो बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया के साथ जो आर प्लाज्मिड है, वो एक क्लोरोमफेनिकॉल एसिटिल ट्रांसफरेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है। क्या करता है ये जो एसिटिल ट्रांसफरेज एंजाइम, क्लोरोमफेनिकॉल का एसिटाइलेशन कर देता है। हमें पता है जब हम बॉडी में ड्रग खाते हैं तो ड्रग हमारे लीवर पे जाके मेटाबोलाइज होती है बाय द एसिटाइलेशन, ग्लूकोरोनेशन, और फिर वो दवा इनएक्टिव हो जाती है। तो ये बैक्टीरिया अपने बॉडी के अंदर एक ऐसा टैलेंट डेवलप किया है कि ये इस क्लोरोमफेनिकॉल का एसिटिल ट्रांसफरेज, एसिटाइल ट्रांसफरेज ला करके एसिटाइलेशन कर देता है, और जिससे बैक्टीरिया मेटाबोलाइज होकर इनएक्टिव हो जाता है। परमिबिलिटी भी डाउन कर देता है, राइबोसोम की बॉन्डिंग को भी, यानी अलग अलग कारण है। एक तो हमने देखा एसिटिल ट्रांसफरेज एंजाइम बाय द प्रोसेस ऑफ एसिटाइलेशन, ये रेजिस्टेंस डेवलप करता है। परमिबिलिटी भी ड्रग की घटने लगती है तो रेजिस्टेंस डेवलप होता है। राइबोसोम की बाइंडिंग अल्टर हो जाती है। राइबोसोम का जो 50s यूनिट बाइंड हो रहा था वो अल्टर हो जाने के कारण उससे भी आपका रेजिस्टेंस डेवलप होता है। इसके अलावा ये अन्य कुछ और प्रकार के एंटीबायोटिक के साथ ये क्रॉस रेजिस्टेंस भी शो करता है। अब ध्यान दीजिएगा, जो एंटीबायोटिक राइबोसोम के 50s यूनिट से बाइंड करते होंगे, क्योंकि ये भी 50s से बाइंड करता है, उनके साथ ये क्रॉस रेजिस्टेंस शो करेगा। जैसे एरिथ्रोमाइसिन है, क्लिंडामाइसिन है, और टेट्रासाइक्लिन तो मान लो 30s है, लेकिन ये एरिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन क्या है, हमारे 50s वाले हैं। तो इन सब के साथ वो क्रॉस रेजिस्टेंस शो करता है। साल्मोना टाइफी के साथ, तो टाइफाइड के साथ तो बहुत खास इसको देखा गया है। टाइफाइड में हम क्लोरोफेनिकॉल का इस्तेमाल कम करते हैं। काइनेटिक की बात कर ले, मैंने आपको बताया था कि टैबलेट के फॉर्म में मिलता है। ओरल एब्जॉर्प्शन इसका बहुत बढ़िया है। प्रोटीन बाइंडिंग 50 से 60% है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 1 लीटर के आसपास है। सीएसएफ पेनिट्रेशन भी बहुत अच्छा है, इसलिए इसको मेनिंजाइटिस वगैरह में यूज कर सकते हैं। प्लेसेंटा को भी पार कर सकता है, मां के द्वारा बच्चे को मिल्क के जरिए भी मिल सकता है, और बच्चों में आने पर भी ये आपको पता है ग्रे बेबी सिंड्रोम कॉज करता है। लीवर में इसका मेटाबॉलिज्म होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोरोनिडेशन। ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोरोनिडेशन के कारण ये मेटाबोलाइज होता है। अब समस्या क्या है, जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, नियोनेट्स, और जो प्रेग्नेंट महिला होती है, उनको ये दवा क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि छोटे बच्चों में ये एंजाइम लीवर में ग्लूकोरोनिक एसिड जो है बहुत कम पाया जाता है, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं। और जब ये क्लोरोमफेनिकॉल उनकी बॉडी में जाएगा तो मेटाबोलाइज होता है वो ग्लूकोरोनिक एसिड से। ग्लूकोरोनिक एसिड कम है तो अब ये टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा, बॉडी में ज्यादा प्रोड्यूस, तो ग्रे बेबी सिंड्रोम कॉज कर सकता है। इसलिए नियोनेट्स में नहीं देते। टी हाफ 3 से 5 घंटे के आसपास होता है, और छोटे बच्चों में अगर ये टॉक्सिस प्रोड्यूस करेगा तो लीवर में सिरोसिस काज कर सकता है। ठीक है। रीनल फेलियर के केस में इस पे डोज चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। रीनल फेलियर के केस में डोज चेंज नहीं करना पड़ता, क्योंकि किडनी पर इसका कोई खास असर इसका नहीं। प्रिपरेशन मार्केट में टैबलेट्स 250 से 500 मिलीग्राम के आसपास आती है हर 6 घंटे में देने के लिए। बच्चों में 25 से 50 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से इसका डोज होता है। हाँ, ये सॉल्ट के फॉर्म में भी मिलता है। कौन से सॉल्ट के फॉर्म में? ईस्टर के सॉल्ट के फॉर्म में, जैसे कि पाल्मिटेट ईस्टर, सक्सिनेट ईस्टर। पाल्मिटेट ईस्टर जो है वो टैबलेट के फॉर्म में देते हैं, क्योंकि आपको पता है ये टैबलेट बहुत बिटर होता है, बहुत कड़वा होता है, तो पाल्मिटेट उसके टेस्ट को मास्क करता है। तो उसके टेस्टलेस करने के लिए हम लोग पाल्मिटेट ईस्टर बनाते हैं फॉर ओरल टैबलेट्स।
और वही अगर हम बात करें इंजेक्शंस में, आईवीआईएम में, तो हम सक्सिनेट यूज करते हैं, क्योंकि इसको ईस्टर जो थोड़ा सा पेनफुल होता है लगाने में, तो सक्सिनेट लगाकर उसको थोड़ा सा इजी बनाते हैं। ईयर और आई ड्रॉप के फॉर्म में मिलता है, ऑइंटमेंट के फॉर्म में भी ये टॉपिकली मार्केट में अवेलेबल है। अब थोड़े से हम इसके एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं भाई साहब, कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट है हमारे क्लोरामफेनिकॉल को खाने से। तो सबसे पहली बात तो बोन मैरो डिप्रेशन, मैंने आपको बताया था भैया, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में ओवरडोज हो गया, टॉक्सिसिटी बढ़ गई, तो ये हमारे शरीर के माइक्रोकॉन्ड्रिया को भी डैमेज करता है, जो बोन मैरो पर असर करता है। तो आइडियोसिंक्रेटिक एप्लास्टिक एनीमिया कॉज करता है, बोन मैरो डिप्रेशन के साथ एनीमिया भी होता है, और डोज रिलेटेड माइलोसर्प्रेशन भी देखा जाता है। हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन तो सबके साथ कॉमन है, रैशेस, फीवर, जीआई इरिटेशन कॉज करेगा, नॉजिया, वोमिटिंग होगी, सुपर इन्फेक्शन कॉज कर सकता है अलग, और ग्रे बेबी सिंड्रोम, मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रे बेबी सिंड्रोम, याद कर लीजिएगा। क्यों होता है? क्योंकि बच्चों में ग्लूकोरोनिक एसिड नहीं होता, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होती है, उनके बॉडी का कलर चेंज होने लगता है, ग्रे हो जाता है, इसे हम ग्रे बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म बच्चों में नहीं होता। वोमिटिंग, हाइपोथर्मिया, ग्रे काइनेसिस, ये सब कॉमन इसके एडवर्स इफेक्ट। नियोनेट्स में इसको हम कभी भी नहीं देते या बहुत कम डोज देते हैं। ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो ये अलग अलग मेडिसिन के साथ इंटरेक्ट करके उसके असर को घटाते या बढ़ाते हैं। जैसे ये मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करते हैं वारफेरिन के, फेनिटोइन के, टोल्ब्यूटामाइड के। अब इनके मेटाबॉलिज्म को जब कम कर देंगे तो इनका असर बॉडी में बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉडी में ज्यादा देर तक ये सस्टेन करेंगे, तो हमें इन दवाइयों का डोज कम करना पड़ेगा अगर क्लोरामफेनिकॉल दे रहे हैं तो। ठीक है, तो इनके साथ काम है। वहीं पे एंजाइम को, इंड्यूसर को डाउन करने वाले रिफाम्पिसिन और फेनिबिटोन, इनके साथ क्या करेंगे? ये असर को कम कर देंगे। बाकी ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक और अमीनोग्लाइकोसाइड के साथ एंटागोनाइज करते हैं। ठीक है, ये असर को अपोजिट कर देते हैं, इसको यूज नहीं करिएगा। ठीक है, क्लिनिकल यूज की बात करें तो कभी भी आप इस माइनर बच्चों में नहीं यूज करिएगा। रिपीटेड कोर्स बार बार अवॉइड करिएगा कि 3 दिन खिलाया, फिर 1 हफ्ते खिलाया, फिर 2 दिन बाद खिलाया। मैक्सिमम डोज 2 से 3 ग्राम पर डे है, ड्यूरेशन 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं दे सकते आप इसको। और कॉम्बिनाइंड फॉर्मुलेशन जो इसके हैं, क्लोरामफेनिकॉल के साथ किसी और एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन बैन है इंडिया में, आप यूज नहीं कर सकते। वही इंडिकेशंस की बात करें तो ये किस किस बीमारी में इसका इस्तेमाल है? मेनिंजाइटिस में इस्तेमाल है, एनारोबिक इन्फेक्शंस में इस्तेमाल है, इंट्राऑक्यूलर इन्फेक्शन में, कान वगैरह के इन्फेक्शन में इस्तेमाल है, एंटेरिक फीवर में, टेट्रासाइक्लिन के जो अल्टरनेटिव इन्फेक्शन है उसके केस में, रिकेट्सिया में, ब्रुसलू में, हुपिंग कफ में, और टॉपिकल कंजक्टिवाइटिस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कौन कौन सी खास बातें इसमें याद करने वाली है? 4-5 पॉइंट जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए इस चैप्टर से। पहला कि ये 50S को बाइंड करता है, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम को बाइंड करता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरा, एप्लास्टिक एनीमिया कॉज करता है, इसका एडवर्स इफेक्ट है। सीएसएफ में पेनिट्रेट करता है बहुत अच्छे से, मेनिंजाइटिस में यूज कर सकते हैं। ग्रे बेबी सिंड्रोम इसका साइड इफेक्ट है, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। किस एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट है ग्रे बेबी सिंड्रोम? इट इज क्लोरामफेनिकॉल। अब बैक्टीरियोस्टैटिक इन नेचर होता है। ये सारे पॉइंट यहां से आपको याद रखने, मेरे ख्याल से जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कवर कर सकता था क्लोरामफेनिकॉल से, मैंने कवर करने की कोशिश की, कवर कर लिया है। चलिए बात करते हैं इसके एमसीक्यूज की तरफ। और अगर आपने क्लासेस को ध्यान से पढ़ लिया है भाई साहब, तो एमसीक्यूज आपको बहुत अच्छे लगने वाले हैं, आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा कि द एंटीबैक्टीरियल एक्शन ऑफ क्लोरामफेनिकॉल इज प्राइमरली ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ। क्या मैकेनिज्म है? चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़िए, मैं हट रहा हूं। ठीक है, चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ लीजिए। क्या मैकेनिज्म है क्लोरामफेनिकॉल का? याद आ गया? बहुत सिंपल सा दिख रहा है आपको। ये आप राइबोसोम 50S पे बाइंड करके पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को ब्लॉक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, which structural component of chloramphenicol is mainly responsible for both antibacterial activity and bitter taste? क्लोरामफेनिकॉल के स्ट्रक्चर में ऐसा कौन सा रिंग है, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो एंटीबैक्टीरियल है और उसी की वजह से टेस्ट बिटर है? बताया था आपको मैंने, बहुत आसान है। देखिए आपको चारों जवाब। गुड, सही जवाब आ रहा सबका, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी सही है, नाइट्रोबेंजीन मोइटी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्लोरामफेनिकॉल डिफर्स फ्रॉम टेट्रासाइक्लिन इन दैट क्लोरामफेनिकॉल, ठीक है, जो क्लोरामफेनिकॉल होता है वो टेट्रासाइक्लिन से अलग है किस मामले में? चलिए, पहला, ये अमीनो एसिड टी A to A साइड पे बाइंड करता है। देखिए क्लोरामफेनिकॉल ये काम नहीं करता, ये काम टेट्रासाइक्लिन करता है।
पेप्टाइड ट्रांसफर को ब्लॉक करता है विदाउट टीआरएनए बाइंडिंग, ये सब आप सही लग रहा है। 30S पे तो टेट्रासाइक्लिन बाइंड करता है। प्रिवेंट इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, तो सही है दोनों, ये दोनों काम करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस तो टेट्रासाइक्लिन भी करता है, क्लोरामफेनिकॉल करता है, ये सही है ऑप्शन नंबर बी कि ये आपके पेप्टाइड ट्रांसफर को बिना टीआरएनए को इफेक्ट किए ब्लॉक करता है। क्वेश्चन नंबर 4, एट हाई डोज क्लोरामफेनिकॉल प्रोड्यूसेस टॉक्सिसिटी मेनली बाय इनहिबिटिंग। हाई डोज पर क्लोरामफेनिकॉल क्या प्रोड्यूस कर, कैसे वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है? लाइसोसोम एंजाइम को इनहिबिट करके, हिपैटिक साइटोक्रोम एंजाइम को इनहिबिट करके, माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करके, या डीएनए गायरेज। मैंने बताया था कि ह्यूमंस के माइटोकॉन्ड्रिया पे इफेक्ट पड़ता है, प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक करता है, जिससे टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होती है, बोन मैरो डिप्रेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following organism is more susceptible to chloramphenicol than tetracycline? कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसपे टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक कम काम करता है और क्लोरामफेनिकॉल ज्यादा काम करता है? क्लेमाइडा ट्रैक्टोमाटाइटिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, बैक्टीरियोइड्स फ्रेगाइल, या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स? बताया था। वेरी गुड, सही जवाब नहीं यार, कुछ लोग ए बता रहे नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही है। बैक्टीरियोइड्स, जितने भी बैक्टीरियोइड्स होते हैं उस पे टेट्रासाइक्लिन से ज्यादा क्लोरामफेनिकॉल काम करता है। क्वेश्चन नंबर 6, रेजिस्टेंस टू क्लोरामफेनिकॉल इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज मोस्ट कॉमनली ड्यू टू। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो क्लोरामफेनिकॉल से रेजिस्टेंस किस मैकेनिज्म के द्वारा डेवलप करते हैं? पीवीपी को बाइंड अल्टर करके, इफ्लक्स पंप को ओवर एक्सप्रेस करके, प्लाज्मिड मीडिएटेड एसिटाइलेशन करके, या राइनो राइबोसोमल आरएनए। बताया था ना कि वो एसिटाइलेशन, एसिटिल ट्रांसफरेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, जिससे एसिटाइलेशन होकर के क्लोरामफेनिकॉल इनएक्टिव हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 7, पार्शियल क्रॉस रेजिस्टेंस ऑफ क्लोरामफेनिकॉल ऑकर्स विथ एरिथ्रोमाइसिन एंड क्लिंडामाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन और क्लिंडामाइसिन के साथ जब आप क्लोरोफेनिकॉल यूज करते हैं तो ये क्रॉस रेजिस्टेंस हो करता है, ऐसा क्यों? थोड़ी देर पहले बताया था, आपको याद आ गया? क्योंकि सभी 30S राइबोसोम से बाइंड करते हैं, ये एडजेसेंट साइट ऑफ 50S बाइंड करते हैं, ये टीआरएनए को अटैच करते हैं, या ऑल इनहिबिट। तो देखिए आपको पता है कि आपका क्लोरोफेनिकॉल 50S से बाइंड करता है और ये भी 50S के अलग साइड से बाइंड करता है, इसीलिए क्रॉस रेजिस्टेंस हो करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ क्लोरामफेनिकॉल इज करेक्ट? क्लोरामफेनिकॉल के बारे में कौन सा काइनेटिक्स प्रॉपर्टी सही है? सीएसएफ में पेनिट्रेशन पुअर है, बाप रे बाप क्या बोल दिए तुम, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। प्रीडोमिनेटली एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड इन यूरिन, प्लाज्मा हाफ लाइफ मार्केटली इंक्रीज इन रीनल फेलियर। नहीं, रीनल फेलियर के केस में कोई ड्रग में चेंज नहीं करना पड़ता। एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज बाय हेपेटिक ग्लूकुरोनेडेशन, जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी सही है। ये लीवर में ग्लूकोरोनिक एंजाइम के द्वारा, एसिड के द्वारा ही मेटाबोलाइज होता है सबसे ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 9, अगर आपने लेक्चर ध्यान से समझ लिया ना तो एमसीक्यूज आपको खिलौने लगेंगे, खिलौने, और ये आप भूल भी जाएंगे 10 दिन बाद, इसलिए आपको रिवीजन करते रहना। बहुत से बच्चे फोन करते हैं, अरे सर समझ भी लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद जब मॉक टेस्ट देते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। वो क्यों होता है बेटा? आज आपने पढ़ा, आपको याद हो गया, लेकिन ये दिमाग का नेचर है भूलना। आपको याद करना पड़ेगा उसे, हर हफ्ते, एक हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, 30 दिन बाद आपको रिवीजन करना पड़ेगा। बिना रिवीजन के सिलेक्शन नहीं होगा, इसे बार बार याद करना पड़ेगा। डोज एडजस्टमेंट ऑफ क्लोरामफेनिकॉल इज पार्टिकुलरली रिक्वायर्ड इन, किस मरीज के साथ आपको क्लोरामफेनिकॉल के डोज को एडजस्ट करना पड़ता है? किडनी डिजीज के साथ, एल्डर पेशेंट के साथ, नियोनेट्स और सीरोटिक पेशेंट के साथ, या पेशेंट विद हाइपरटेंशन के साथ? बताइए। किडनी से कोई लेना देना नहीं है, बूढ़ों से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी, मैंने कहा बच्चों में और लीवर के प्रॉब्लम वाले डिजीज मरीज में ये लीवर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ये इसके पास ग्लूकोनिक एसिड कम होता है, उस केस में हमें डोज कम करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी सही। क्वेश्चन नंबर 10, विच क्लोरामफेनिकॉल प्रिपरेशन इज इनएक्टिव as such as require hydrolysis in tissue become active? कौन सा इसमें से ऐसा क्लोरामफेनिकॉल है जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है लेकिन बॉडी में जाके हाइड्रोलिसिस होने के बाद एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? क्लोरोफेनिकॉल बेस, क्लोरोफेनिकॉल पाल्मिटेट, क्लोरोफेनिकॉल सक्सिनेट, या क्लोरोफेनिकॉल सोडियम फॉस्फेट? बताइए।
पाल्मिटेट तो यूज करते हैं टैबलेट के फॉर्म में, ये तो होता ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही है, क्लोरोफेनिकॉल सक्सिनेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, द मोस्ट सीरियस एंड अनप्रिडिक्टेबल एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लोरोफेनिकॉल इज, सबसे गंदा अनप्रेडिक्टेबल साइड इफेक्ट क्या है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, रिवर्स माइलोसप्रेशन, एप्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मैंने बताया था सबसे अनप्रेडिक्टेबल जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, एप्लास्टिक एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। ग्रे बेबी सिंड्रोम ऑकर्स प्राइमरली ड्यू टू, क्लोरोफेनिकॉल के द्वारा ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है, तैयार है, क्यों होता है? मैंने बताया था रीजन, अगर आपको याद हो बताइए क्या बताया था। एक्सेसिव रीनल एक्सक्रीशन नहीं, फेलियर ऑफ हिपैटिक कॉन्जुगेशन एंड माइटोकॉन्ड्रियल टॉक्सिसिटी, हाइपर सेंसिटिविटी, बोन मैरो सप्रेशन। यस, ऑप्शन नंबर सी है, बी सही है, क्योंकि हिपैटिक जो ग्लूकुरोनिक एसिड कॉन्जुगेशन है वो फेल हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रियल टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होती है और वो ग्रे बेबी सिंड्रोम कॉज करता है बच्चों में। क्वेश्चन नंबर 13, विच ड्रग्स प्लाज्मा कंसंट्रेशन में इंक्रीज when administered with क्लोरमफेनिकॉल, किस ड्रग का प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, मतलब किस ड्रग का मेटाबॉलिज्म घट जाता है? बात वही हुई, मेटाबॉलिज्म घटेगा, इस प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ेगा। रिफाम्पिसिन, फिनोबार्बिटोन, फेनिटोआइन और कार्बामोजेपिन। ऑप्शन नंबर सी सही है, फेनिटोआइन। क्वेश्चन नंबर 14, relapse and carrier state in typhoid fever are common after क्लोरमफेनिकॉल थेरेपी। अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय तक क्लोरमफेनिकॉल थेरेपी दी जाती है तो उसके बाद देखा जाता है कि उसको टाइफाइड फीवर और रिलैप्स के प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, ऐसा क्यों होता है? पुअर इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन, इनएडिक्वेट टिश्यू पेनिट्रेशन, बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर ऑफ द ड्रग, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी। ये आपको जवाब देना है, क्या इसका रीजन हो सकता है? ठीक है, तो कि अब ऑप्शन नंबर यहाँ पे मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया, वहां पे लेक्चर एक बार आप पलटिए, ठीक है, उसमें इसका जवाब दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब भी आप लोग खुद दीजिएगा। सिस्टमेटिक यूज ऑफ क्लोरोफेनिकॉल इज करंटली रिस्ट्रिक्टेड मेनली ड्यू टू, क्लोरोफेनिकॉल को आजकल इंजेक्शन के फॉर्म में देने से रोका जाता है, कम यूज करते हैं, क्या कारण है? बहुत महंगा है, एंटी माइक्रोबियल स्ट्रक्चर बहुत नैरो है, फेटल बोन मैरो टॉक्सिसिटी के चांसेस ज्यादा है, या पुअर ओरल बायोअवेलेबिलिटी। तो ओरल की तो बात ही नहीं हुई, इंजेक्शन के फॉर्म में दे रहे हैं तो ठीक है। जवाब मिल गया होगा आपको, ऑलरेडी पता है कि इसका जो मेन सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है वही इसका मेन रीजन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए ये था आपकी क्वेश्चन नंबर 15। तो तैयारी करते रहिए, मस्ती से पढ़ते रहिए, ड्रग इंस्पेक्टर का भी फॉर्म भर दीजिए भाई साहब, यूपीएससी वाला। ठीक है, तैयारी करते रहिए और ये सारे लेक्चर्स आपको उसमें काम आने वाले। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड लव यू ऑल।